जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखे। बहुत दिनों से और बहुत से लोग ये लगातार कमेंट में लिख रहे थे कि मुझे लद्दाख पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए। मैं सोच भी रहा था कि लद्दाख पे एक वीडियो बनाऊं, लेकिन सोच रहा था कि पहले जरा मैं समझ लूं चीजें। देर से अवश्य हुई है, लेकिन मुझे बातें समझने को लगी, क्योंकि दो पक्ष थे। एक पक्ष ऐसा था कि जो सोनम वांगचुक के पक्ष में बोले जा रहा था और दूसरा उनको देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बोलने जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वांगचुक की और उसके बाद मैं पूरी स्थिति पर आऊंगा कि क्या उनकी डिमांड है और क्या भारत के संविधान इसमें क्या कुछ कहता है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को यानी हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते पहले सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के लेके आपने सुना होगा या देखी भी होगी, एक पिक्चर बनी थी, उसका नाम था 3 इडियट्स। लेकिन जिस तरीके से उनको उसमें दिखाया गया था वास्तव में ऐसा है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। जैसे उसमें दिखाया गया है पिक्चर में कि कोई और लड़के के नाम पे डिग्री लेते हैं और लड़का डिग्री रख लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे भी दिखाया गया है कि एक अनाथ सा जैसा बच्चा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोनम वांगचुक के पिता कांग्रेस के नेता थे और वो जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री भी रहे, यानी एक समृद्ध परिवार रहा है और इंजीनियर है। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने कई नई तकनीक खोजी हैं, जिसमें एक जो बर्फ बनाने की बात थी उन्होंने, या ये कह सके आर्टिफिशियल ग्लेशियर चाहे छोटे छोटे वो कर लेते हैं, और जब वो पानी जो बहता था चाहे वो बरसात में हो, बाद में ये होता सर्दियों में फिर जमेगा और फिर बरसात सर्दियों में, और फिर गर्मियों में जब पानी की कमी हो जाती है पूरे लेह लद्दाख में, तो वो काम आता है। और भी उन्होंने कई इस तरीके से अनुसंधान किए। जागरूक व्यक्ति हैं और अब वो ये कह सकते हैं कि पहले तो ये अनुसंधान इस तरीके के लगे थे, लेकिन अब वो एक पूरे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैदान में उतर आए हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त भी हैं। आमतौर पर यह धारणा है कि इस तरीके के लोग जिनको इस तरीके का पुरस्कार मिलता है वे भारत विरोधी बातें करते हैं। बहुत से नाम है उसमें मान लूंगा, इसलिए उनको लेके कुछ लोगों ने यही फैलाने की बात भी की। इसके अलावा उनका एक जो तिब्बत बॉर्डर तक यानी चीन के बॉर्डर तक जो मार्च करने का जो उनका एक उन्होंने आह्वान किया था, आपको याद होगा कि लंबे समय तक वहां भूख हड़ताल पे भी रहे, तो उस पर भी लोग थोड़ा नाराज थे। खैर, तो अब बात करते हैं पहले उनकी डिमांड्स क्या है। उनकी जो मुख्य तौर पर डिमांड है, और इसके लिए वो अनशन भी उन्होंने किया था, वो आपको मालूम होगा। लेकिन मुख्य बात क्या है उनकी, सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि जो लद्दाख है जिसको अब यूटी दे रखा है, वैसे अभी जम्मू कश्मीर को भी यूटी ही दिया है, और केंद्र सरकार लगातार कह चुकी है, यानी मोदी सरकार की जल्द ही उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए। इसी तरफ पर यूटी भी जो लद्दाख है वो चाहता है कि यूटी के बजाय उसे पूर्ण राज्य दिया जाए। एक तो मांग इनकी। दूसरा वो कह रहे हैं कि वहां की जो एक सीट है लोकसभा की वो 2 कर दी जाए। एक और उनका है कि यहाँ पे संविधान का शेड्यूल 6 लागू करो। एक उनकी मांग है ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री मत लगाओ, बड़े होटल मत खोलो, यानी इससे कि पूरा वहां का इकोलॉजी भी खत्म होगी, पानी भी खत्म हो जाएगा। एक उनका एक रोजगार के कुछ स्टेट में जो था, जब पूरा जम्मू कश्मीर था कि कुछ रूल थे उनको, यानी रोजगार घटा, उनका ये कहना है। इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि वहां की जो चारागाह है या चारागाह की जो वहां के पशुपालक है, उनकी जो जमीन कम हो रही है उसका भी ध्यान रखा जाए। अब सबसे पहले तो बात करते हैं उनके जो 2 एमपी वाली बात है। एमपी वाली बात, अभी वहां 1 एमपी है। अब आपको एक चीज याद रखना होगा, कुछ चीजें हमको देखनी होगी, सिर्फ ये नहीं कि हम क्यों डिमांड कर रहे हैं। वैसे तो अब जो भारत का जो चुनाव आयोग कुछ इसके बाद, इस चुनाव के बाद फिर डिलिमिटेशन करेगा, और ये भी माना जा रहा है कि इस बार संख्या बल बढ़ेगा, यानी लोकसभा में भी जो 543 सीटें हैं वो बढ़ेंगी। क्योंकि परिशमन जो पहले भी हुआ था, परिशमन भारत में, वो हुआ था 1952 में हुआ, 1963 हुआ, 1973 और 2002 में, इन पे हुआ था। इसमें यह तय किया गया था कि जिस
राज्य में जितनी, जो लास्ट हुआ था 2002 में, जिस राज्य में जितनी सीटें हैं उतनी ही रखी जाए, लेकिन उनके भीतर के क्षेत्रों की परिसीमन किया गया था। अब जो अगला परिसीमन होगा उस पर क्या होगा ये तो तय नहीं है कि क्या ये सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश की जो 80 के आसपास सीटें हैं, या क्या वो कम हो जाएंगी या बढ़ेंगी, इस तरीके से ये जो होगा वो तो सरकार तय करेगी। लेकिन अभी बात यह है कि क्या ये सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि नई जो लोकसभा बनी है उसमें 888 लोग यानी सांसद बैठ सकते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी बड़ी है, तो अब सीटें भी बढ़ेंगी। यदि बढ़ती हैं तो जाहिर है लद्दाख को भी 2 मिल सकने की संभावना है। लेकिन एक चीज सत्य आपको देखना, पूरे भारत के लोगों को देखना होगा, और इसमें सरकारों को भी सोचना होगा, नीति निर्धारकों को, जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि जो लेह लद्दाख का पूरा है, जो इस समय जो राज्य के उन्होंने सीमाएं तय की थी, उसमें जो पीओके है यानी पाकिस्तान के अधिकृत जो कश्मीर है उसको उन्होंने लद्दाख के साथ जोड़ रख दिया। और इस समय जो उसका एरिया है वो है 1,66,698 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें से जो भारत के पास क्षेत्र है वो है 59,149 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये देखिए कि इतने बड़े एरिया के लिए पॉपुलेशन जो भी हो, सिर्फ एक एमपी है, जबकि दिल्ली का एरिया कितना है? दिल्ली का एरिया है 1,489 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 40 गुना। वैसे यदि हम पूरा भाग दें तो यह 39.72 गुना बड़ा है लेह लद्दाख दिल्ली से। पॉपुलेशन की बात नहीं करूं मैं, अभी एरिया की बात कर रहा हूं, और इसमें यानी दिल्ली से 40 गुना बड़ा है लेह लद्दाख, और वहां है एक एमपी, और दिल्ली में है जो लेह लद्दाख का 40 गुना छोटा है, उसमें है 7 एमपी। दिल्ली की तुलना में इसलिए कर रहा हूं कि देश की राजधानी है। अब सवाल है कि भारत के जो नीति निर्धारक थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आबादी को ही पैमाना माना, और हो भी यही रहा है इस देश में कि जहां भी आबादी बढ़ रही है उन्हीं लोगों को सीट मिल रही है, वही लोग आनंद ले रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 2002 का जो डिलिमिटेशन हुआ था उसमें एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें बढ़ गई थी। और साउथ के राज्यों की हमेशा यही शिकायत रही है कि वो जो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले से पैसा देते हैं उसमें आबादी बड़ा एक मानक है, यानी जिसकी जितनी आबादी बढ़ी उसको उतना ज़्यादा पैसा। तो साउथ के राज्य कहते रहे हैं कि भाई हमने तो जो नियम थे कि हम दो हमारे दो, यानी परिवार नियोजन पे काम किया राज्य सरकारों ने, और उनके आबादी नियंत्रण में रही तो उनको कम पैसा मिला। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल, जो उत्तर भारत के राज्य थे, आबादी बढ़ाते रहे और इनकी सीटें बढ़ती चली, उनको ज़्यादा पैसा मिला, सीटें तो अब बढ़ेंगी जो भी होगा। तो इस पर भारत सरकार को सोचना होगा। उत्तराखंड की मैं बात करूँ, उत्तराखंड के जो इलाके हैं, आपको एक हरिद्वार जो क्षेत्र जोड़ दिया गया था जबरदस्ती, कुंभ क्षेत्रीय लोग चाहते थे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हरिद्वार में वहाँ के जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक का एरिया बड़ा है और एमएलए सीट छोटी, यानी और इलाकों में तो एक एमपी की या एमएलए की सीट में कई ब्लॉक होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर कई एमपी सीटें, एमएलए सीटें। तो ये सोचने की बात है। तो इसलिए सोनम वांगचुक यदि 2 सीटें मांग रहे हैं तो इसमें अन्याय क्या है? इसमें कोई बुरा नहीं है। अब हम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आबादी बढ़ाओ इनाम पाओ, आबादी बढ़ाओ इनाम पाओ। वैसे भी चीन से आगे भारत जा चुका है। 144 करोड़ की पार कर चुके भारत की आबादी। तो ये तो पहला था कि सोनम वांगचुक की कोई गलत मांग नहीं है। अब दूसरा पूर्ण राज्य का, पूर्ण राज्य का देने में क्या दिक्कत है? वैसे यदि सलाह दें तो यूटी बेहतर रहता है उनके लिए, क्योंकि यूटी में केंद्रीय फंड मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन यदि वो लोग चाहते हैं, सीमांत राज्य है, बाकी सभी जगह सीमांत राज्यों को फुल स्टेट दे देगा, छोटे छोटे जिलों को जब नॉर्थ ईस्ट तक में राज्य का दर्जा दे देगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि जो गोरखालैंड है, गोरखालैंड को भी शीघ्र से एक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। यानी हिमालय क्षेत्र के जितने भी एरिया है जो राज्य नहीं बन पाए पूर्ण राज्य, जम्मू कश्मीर को जल्दी पूर्ण राज्य
का दर्जा मिले, वो तो खैर सरकार बोल चुके देंगे भी, लेकिन जल्दी हो। लद्दाख को भी मिलना चाहिए और गोरखालैंड को भी। तो ये मांग भी सोनम वांगचुक की कोई गलत नहीं है, इसमें बुरा क्या है। जब और राज्य तो बनते हैं, कोई राज्य बनाना देश टूटने की बात तो नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड जब राज्य आंदोलन चल रहा था तो कई लोग इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन राज्य बनने से अच्छा ही होता है। तो ये होता है। अब हम बात करते हैं कि तीसरी बात इनके कह रहे 6th शेड्यूल। अभी 6th शेड्यूल जो है, यदि हम संविधान की बात करें तो 6th शेड्यूल जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए है। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम में है, और रेस्ट जो इंडिया यानी जो शेष भारत है उसके लिए 5th शेड्यूल है। तो इसके लिए तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा सरकार को, संविधान में बड़ा पेचीदा का मामला है, तो ये तो संभवतः सरकार मुश्किल भी होगी। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि सोनम वांगचुक इसलिए इस मांग को करें, आप ज़्यादा मांगेंगे तो छोटा तो कम तो मिलेगा। अब 5वीं अनुसूची यदि उनको मिल जाए तो 5वीं अनुसूची भी कम नहीं, लेकिन पहले 6 जो शेड्यूल है 6 अनुसूची उसकी बात करते हैं। इसमें है कि ये जनजातीय इलाकों के लिए स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था होती है इसमें, और इसमें राज्यपाल चाहे तो उन जिलों को इसका दर्जा दे सकता है, और ये राज्यों के भीतर ये जनजातीय स्वायत्त जिले बनाने का काम है। इनमें उनके पास विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता मिल जाती है। लेकिन चूंकि लद्दाख खुद में 97% वहाँ एसटी है, और जब पूरा प्रदेश ही बन जाएगा, यदि पूर्ण राज्य बन जाएगा तो पूरा प्रशासन तो उनके पास आ जाएगा, तो फिर ये शेड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर वह 97% तो वहाँ पे एसटी है, आदिवासी हैं। तो फिर इसकी मुझे लगता है जरूरत नहीं है। तो यदि एक ही मांग लिया कि पूर्ण राज्य दे दिया जाएगा तो फिर लगता नहीं इसकी जरूरत। 6th शेड्यूल में जैसे मैंने पहले कहा पूर्वी क्षेत्र के लिए है। अब इसमें क्या होगा, वहाँ पे यदि 6th शेड्यूल की बात है तो भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज आदि पर कानून ये स्वायत्त परिषदें बना सकते हैं, जो इस शेड्यूल के अंदर बनती हैं। लेकिन यदि हम 5 और भी कई इसमें मान लें, लेकिन 5वें शेड्यूल की हम बात करें, 5वें शेड्यूल में भी कम नहीं है। 5वें शेड्यूल में सीधी सी बात होगी, एक लाइन बता दूं कि वहाँ की जितनी भी भूमि होगी यदि वहाँ लागू हो गई, जो कि भारत के आदिवासी जो शेष भारत है वहाँ लागू है, तो वहाँ की जो भी जमीन होगी वो आदिवासी ही खरीद पाएगा और आदिवासी को ही बेची जा सकेगी। ये बड़ा खेल है इसमें। किसी भी आदिवासी क्षेत्र में, चाहे वो झारखंड के जो इलाके हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे जो भी भारत में जहाँ भी है, वहाँ 5th शेड्यूल जहाँ है वहाँ पर आदिवासी इलाकों को की जमीन को आदिवासी ही खरीद पाते हैं, दूसरे नहीं। और यदि लद्दाख में यह लागू हो जाता है तो उनकी जमीन सुरक्षित हो जाएगी। जैसे उत्तराखंड में भगदड़ मची है, कोई भी खरीद ला, तू भी खरीद, तू भी खरीद, और तमाम वहाँ पहाड़ के पहाड़ बिक चुके हैं, लद्दाख की भूमि बच जाएगी। ऐसा नहीं कि पहाड़ के लोग कोई इंडस्ट्री नहीं चाहते, इंडस्ट्री लगाइए आप, लेकिन वो इंडस्ट्री लगाई जो पहाड़ों के लिए है, जो पर्यावरण को बचाए, जो जल जंगल जमीन को बचाए। और सीधी सी बात, यदि पहाड़ नहीं बचेगा, हिमालय नहीं बचेगा, ग्लेशियर नहीं बचेंगे, तो पूरी धरती जो गंगा मैदान है, गंगा यमुना के मैदान हैं, या पंजाब तक की मैं बात करूं, पंजाब हरियाणा के, ये सभी रेगिस्तान हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी नदियां फिर सरस्वती बन जाएंगी। मैं लगातार कहता रहा हूं। इसे उत्तराखंड में भी यदि मांग होती है, वो जो सख्त भू कानून की बात भी करते हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि आप शहरों में बसिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इंटीरियर इलाकों में या गांव की जमीन को तो बचने दीजिए। लेकिन कोई बचाने की उसमें सोच ही नहीं रहा है। तो इसलिए यदि वो ये मांग कर रहे हैं तो इसमें बुरा भी नहीं है। इसमें बुरा क्या है? अब एक और बात, उद्योग लगाने के और होटल लगाने के, इसमें थोड़ा सा उद्योग, मैंने जैसे कहा कि वो उद्योग जो वहाँ के इकोलॉजी को, पर्यावरण को बर्बाद करते हो, बिल्कुल नहीं लगाए जाने चाहिए। लेकिन होटल लगाने का विरोध नहीं होना चाहिए। होटल क्या होगा? होटल इंडस्ट्री से वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, लोग जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? सोनम वांगचुक को यह सोचना होगा, यदि लोग कहीं जाएंगे तो उनको रहने के लिए चाहिए। और यदि उनके क्लास वाला, उत्तराखंड का जैसे इनको एक हुड़दंगी टूरिस्ट जाता है, हिमाचल में ये क्लास जाता है, यदि उनको क्लास वाला चाहिए तो क्लास जो वहाँ जाएगा उनके लिए रहने के इंतजाम भी तो होने चाहिए। और एक और चीज है कि जो सिक्योरिटी फोर्स जो सर्विस है या सिक्योरिटी का एक वो कहा जाता है कि जिस इलाके में टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ पे आतंक भी कम होता है और सीमाएं भी सुरक्षित होती है।
अब तक लद्दाख का क्षेत्र, वहां पे टूरिज्म कम था, चीन घुसपैठ कर रहा था, लेकिन उन इलाकों तक भी, मैं ग्लेशियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नंगे पहाड़ हैं, खाली पहाड़ हैं, उन तक यदि लोग जाएंगे तो उसमें बुरा नहीं, वो भारत के हित में होगा, सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और लद्दाख वासियों की एक चीज सोच लीजिएगा कि लद्दाख तभी सुरक्षित है जब वहां लोग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां के डेमोग्राफिक चेंज हो, नहीं तो फिर लद्दाख को किस तरीके से चीन ने बर्बाद किया है वो सभी जानते हैं। और चीन की नजरिया यही है कि पूरे हिमालय के ग्लेशियरों को कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि पानी के लिए अगला विश्व युद्ध होना है, एक बात लगातार कही जा रही है। और चीन की कोशिश है कि पूरा ग्लेशियर कब्जे में ले लिया, इसे धीरे 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 करके भारत की तरफ बढ़ रहा है और तमाम उन चोटियों को कब्जा करना चाहता है जहां पर ग्लेशियर है। नेपाल पर भी उसकी नजर इसीलिए, चाहे वो डोकलाम हो, भूटान हो, सिक्किम की तरफ की इलाके हो, उन इलाकों में चीन इसीलिए गड़बड़ कर रहा है। दूसरा, वो उनका ये डर है कि मैदानी लोग भूमि कब्जा लेंगे, लेकिन मैदान के लोग उस इलाके में जाएंगे कैसे जब वहां तो ऑक्सीजन की कमी है। मैदान के लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाएंगे वहां कि जो टूरिस्ट के लिए, कोई बसने नहीं जा रहा है सोनम वांगचुक को ये जान लेना चाहिए। और जो शहर है वहां पे किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। मैं लगातार उत्तराखंड के लिए भी कहता रहा हूँ, हमें वहाँ सख्त भू कानून की मैं वकालत करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूँ। इंटीरियर जो हिमालय के ग्लेशियर है उनकी बात करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि देहरादून मत बसिए या उधम सिंह नगर या कोटद्वार या हल्द्वानी इनमें आप बसिए, कोई विरोध नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ गांव की जमीन बचाने की बात करते हैं। एक और बात है कि हर आदिवासी क्षेत्र में हो या जो लोग प्रकृति से जुड़े लोग हैं, उनको डर रहता है कि उनकी भूमि कोई और न कब्जा ले। इस हिसाब से सोनम वांगचुक का भय जो है वो जायज है। हर किसी को अपनी भूमि के लिए इस तरह की चिंता होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार का कर्तव्य है उनको समझाना कि नहीं क्या होगा। अब एक और बात है, उन पर कुछ उंगलियां उठ रही हैं, उन पे यह उंगली रह रही है कि अनशन भी किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन उनका जो चीन के बॉर्डर तक जाने का, यानी तिब्बत बॉर्डर जाने का जो मार्च था वो गलत था। आखिर वो वहां क्यों जाना चाहते थे? वो जी उन्हें दिल्ली में जंतर मंतर की तरफ जाना चाहिए था। जिनके सवाल के जवाब तो उनको देने होंगे। अनशन करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये भारत के किसी भी नागरिक का इसका अधिकार है, वो कर सकता है। संविधान इसका अधिकार देता है और लोकतंत्र में यह एक अच्छी वो भी है, पहल भी है। लेकिन सीमा की तट पर जहाँ पे कि LAC है वहां तो क्यों जाना चाहते थे? वो कह रहे कि चरागाह कम हो गया, या कहीं वो ये तो नहीं कह रहे कि चीन ने कब्जा कर लिया, यानी वे कहीं ये तो नहीं कह रहे कि सेना पर उनका विश्वास नहीं। और एक और बात, यदि वो इसकी आड़ में ये जो ताकतें ये सोच रही है कि भूमि के सारे अधिकार इनके पास आ जाएंगे और सेना के लिए रास्ते या और चीज लगाने का रास्ते पे अड़चन होती है, ये गलत होगा। सेना के लिए किसी भी तरह का अवरोध जो भी होगा उसका विरोध किया जाना चाहिए। यदि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से, और सेना जब मजबूत होगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तभी भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी। मुझे ताजुब होता है कि मैं पार्लियामेंट में बात आ रहा हूं कि रक्षा मंत्री थे एक एंटनी, उन्होंने एक बार कहा था, पहाड़ की जो सड़कें थी खासतौर पर उत्तराखंड और इन इलाकों की, तो उन्होंने कहा था कि हमने सड़कें इसलिए नहीं बनाई कि हम सोचते थे कि चीन से युद्ध हुआ तो वो इन्हीं सड़कों के रास्ते जल्दी आ जाएगा, अब पहाड़ रहेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे। और जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे पहाड़ में, तो यही सुनते थे कि सड़कें इसलिए नहीं बनाई। यानी आपने एक पूरी आबादी को एक उस युग में झोंके रखा, यानी आपने विकसित विकास की उनको भी जरूरत नहीं होने दिया। ये एक बड़ा अपराध है, चाहे जो भी सरकार हो। ये तो अटल जी को हम धन्यवाद देना होगा सबको, जिन्होंने सीमा तक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की थी और वहीं से शुरुआत हुई। तो ये मानसिकता तो अद्भुत मानसिकता है कि चीन आ जाएगा। तुम चीन से डर के ये कर रहे थे, यानी तुम्हारी सेना को सक्षम नहीं कर रहे थे। तो यानी सोनम वांगचुक के पीठ में बंदूक रखकर वो ये करना चाहता है कि यदि वो 6 शेड्यूल 5 शेड्यूल कर दें और जमीन न मिले किसी को, तो इसका तो प्रतिवाद किया जाना चाहिए।
यदि सोनम वांगचुक की यह मंशा होगी तो उसका पूरी तरह से प्रतिवाद होना चाहिए, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री के विरोध कीजिए जो पॉल्यूशन बढ़ाती है या जो लोगों का शोषण करती है, लेकिन आप उस इंडस्ट्री का या सेना के लिए भूमि का विरोध करेंगे तो इसका प्रतिकार होगा। इसलिए ये तो नहीं होना चाहिए। सोनम वांगचुक एक और बात करते हैं रोजगार की। वास्तव में रोजगार दिया जाना चाहिए, लेकिन सवाल है कि ना वो इंडस्ट्री खोलने देंगे, ना वो होटल बनने देंगे, ना लोगों को आने देंगे, तो रोजगार कहाँ से टपा जाएगा। सरकारी नौकरियों में तो वो एसटी है, उनको रिजर्वेशन है ही। पूरा 97% वहाँ की लेह और करगिल 2 जिले हैं। करगिल मुस्लिम बहुल है और लेह बौद्ध बहुल, और अधिकतर एसटी में आते हैं लोग। तो इनको आरक्षण तो पहले से ही है, लेकिन रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार तब तो मिलेगा जब वहाँ रोजगार के कुछ तो साधन उपलब्ध होने चाहिए। कम से कम वहाँ टूरिज्म भी तो डेवलप हो सकता है। तो इस पर भी इनको सोचना चाहिए। अब हम उत्तराखंड के संदर्भ में इसको कहें तो उत्तराखंड के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आखिर किस तरह की इंडस्ट्री उनको चाहिए, किस तरह का भू कानून उनको चाहिए, कौन सा शेड्यूल है वो चाहते हैं। और एक और बात, अंग्रेजों के ज़माने में उत्तराखंड में क्या प्रावधान था वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जल्दी ही उसके लिए अगली वीडियो है। तो अभी बात थी सोनम वांगचुक की। पूरे तथ्य आपके सामने रखें। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। मिलता हूं जल्दी नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।